फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम आज 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स है फेडरल बोर्ड का उसका चैप्टर नंबर 10 और 11 के एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 9 आपका है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इसके क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अ लाइन विच बाइसेक्ट एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, इसको क्या कहते हैं? तो एंगल को जो लाइन दो इक्वल में पार्ट्स करती डिवाइड करते हैं उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। और राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं? जो एक किसी भी एक साइड को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लेकिन वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो राइट बाइसेक्टर एक लाइन होती है, एंगल बाइसेक्टर भी लाइन होती है लेकिन वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और राइट बाइसेक्टर एक लाइन को दो इक्वल में पार्ट्स में डिवाइड करता है। एल्टीट्यूड या मीडियम के केस में इक्वल पार्ट्स होना जो है वो जरूरी नहीं होता। तो जैसे अब ये एक ट्राइंगल है तो इसमें ये से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए आप इसका बी ऑप्शन लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो एंगल बाइसेक्टर इज अ रे दैट डिवाइड एन एंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। यानी ये एक ऐसी लाइन या रे होती है जो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में ना एंगल में डिवाइड कर देती है। ये लाइन होती है जो एंगल को दो हिस्से कर देती है बराबर बराबर ना। राइट बाइसेक्टर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? लाइन के ऊपर वो लाइन को दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट कॉल्ड मिड पॉइंट। यहाँ पे तरह के मिड पॉइंट किस चीज को डिवाइड करता है? ए पार्ट में एंगल को, बी में अ लाइन, सी में अ लाइन सेगमेंट और डी में अ रे। तो जो मिड पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ना कि एंगल, लाइन या रे को। क्योंकि लाइन सेगमेंट जो होती है, जैसे आप कहते हैं ए बी एक लाइन सेगमेंट है, या बी सी या ए सी या इस तरह कोई भी आप सी डी नाम देते हैं ना, तो वो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। उसको मिड पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे वो किसी भी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ इस लाइन को एम पे ना वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। अ मिड पॉइंट इज अ पॉइंट दैट डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा आपके पास। एंगल, लाइन और रे आर नॉट डिवाइडेड टू टू इक्वल पार्ट्स बाय अ मिड पॉइंट। एंगल, लाइन और रे जो है वो मिड पॉइंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर आप लिखेंगे लाइन सेगमेंट जो है उसको मिड पॉइंट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में a line passing through midpoint and perpendicular to a side of triangle is called। एक ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट से पास कर रही हो और परपेंडिकुलर हो साइड ऑफ ट्राइंगल के, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, एक लाइन अगर मिड पॉइंट से भी किसी साइड की गुजर रही है और उस पर परपेंडिकुलर भी 90 का एंगल बना रही है, तो वो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। जैसे ये तीन ट्राइंगल आपके सामने बनी हुई है, तो इससे ये जो लाइनें ड्रॉ हुई है ये क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये देखें आर साइड को ना, जैसे ये लाइन है यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इधर से भी आप देखें दो इक्वल पार्ट्स में, ये लाइन भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसी तरह यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के केस में भी इक्वल पार्ट्स में सारी साइड को डिवाइड कर रही है। साथ ये एंगल जो है ये भी राइट एंगल बना रही है 90 डिग्री के। तो राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं? जो दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं और साथ 90 का एंगल जो है वो भी बनाते हैं। तो इसलिए इसका आप ये ऑप्शन लिखेंगे राइट बाइसेक्टर। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज अ लाइन दैट passes through the midpoint of the side and is perpendicular to it। एल्टीट्यूड जो है वो भी परपेंडिकुलर होते हैं बट डज नॉट necessarily पास थ्रू द मिड पॉइंट, लेकिन वो मिड पॉइंट से पास नहीं करते। तो मिड पॉइंट और 90 दोनों नहीं चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 तो बनाते हैं लेकिन वो मिड पॉइंट से पास नहीं करते, तो वो एल्टीट्यूड सॉरी
तो ये दोनों में फर्क है, राइट बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड में। तो एल्टीट्यूड जो है वो मिड पॉइंट पे होना जरूरी नहीं है, लेकिन राइट बाइसेक्टर होगा तो वो मिड पॉइंट भी होगा और 90 का एंगल। जैसे ये लाइन है, तो इसको इस लाइन में 90 पे भी कट किया और साथ ये इसके इक्वल पार्ट भी बना रही है, तो इसलिए ये राइट बाइसेक्टर होगा। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। टू साइड मेकिंग आर्म ऑफ राइट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल आर इट्स। तो ये कह रहा है कि टू साइड मेकिंग आर्म ऑफ राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसकी ना दो राइट एंगल की जो दो आर्म है ना, वो एक राइट एंगल की साइड होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो आपके पास में साइड होती है, जैसे ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसकी एक साइड है, जिसके दरम्यान में ये रेड वाला 90 डिग्री का एंगल ना बन रहा है। तो इसके साइड पे जो आपके पास ना दोनों साइड है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से अगर देखें आप एल्टीट्यूड ड्रा करें इस पॉइंट से या इस पॉइंट से ना, तो अगर आप इस साइड का एल्टीट्यूड ड्रा करें तो ये वाली साइड दूसरी साइड बन जाएगी, और अगर आप ये जो बेस वाली साइड है इससे एल्टीट्यूड ड्रा करें तो वो इस साइड का बन जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर ना आ जाएंगे, एक दूसरे के ना ये एल्टीट्यूड। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में एल्टीट्यूड जो है ना वो ये साइड भी हो जाती है, दो साइड ना, जब इन दो के दरमियान ना 90 डिग्री का एंगल है वो एक दूसरे के एल्टीट्यूड जो है ना वो बन जाते हैं, क्योंकि वो ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं इस केस से। तो जैसे कि ट्रायंगल में भी आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है, ये दोनों साइड एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर है। तो एल्टीट्यूड में यही आप बताते हैं ना कि एल्टीट्यूड एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो इसलिए जब भी दो साइड के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो क्या होंगे, वो एल्टीट्यूड बनाएंगे, तो वो एल्टीट्यूड बनेगी साइड। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल द टू साइड दैट फॉर्म द राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा ऑन दो साइड के। ईच ऑफ दिस साइड इज एन एल्टीट्यूड टू द अदर, तो ये दूसरे का एल्टीट्यूड होंगी, बिकॉज एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। तो जैसे अब ए बी और ए सी एक दूसरे के एल्टीट्यूड बन गए, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, ऑपोजिट साइड को 90 डिग्री पे कट करते हैं ना। तो ए सी साइड का अगर सी से एल्टीट्यूड बनाए, ये ए सी एल्टीट्यूड अगर ये बी के साथ 90 डिग्री पे होगा, इसमें बी से अगर आप एल्टीट्यूड ड्रा करें तो वो ए सी साइड को 90 डिग्री पे कट करेगी, तो ए बी एल्टीट्यूड बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ राइट ट्रायंगल मीट एट मिड पॉइंट। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ राइट ट्रायंगल, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके राइट बाइसेक्टर मीट करेंगे और मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट पे मीट करेंगे, तो ये हाइपोटेन्यूज जो होता है इसके मिड पॉइंट में मीट करते हैं। राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं, 90 डिग्री पे भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल में आप राइट बाइसेक्टर बनाए ना, तो वो एक दूसरे को कहाँ पे मिलेंगे, वो इस पॉइंट पी पे मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए ये तीनों लाइनें ना मिल रही है, और ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ना, इस पॉइंट में मिल रहे हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो ये मिड पॉइंट पे इस ट्रायंगल में मिलेंगे, तो इसलिए आप कहेंगे कि राइट बाइसेक्टर जो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की केस में ये हाइपोटेन्यूज या उसके मिड पॉइंट पे मिलते हैं। तो इसका फिर आंसर होगा डी पार्ट हाइपोटेन्यूज। इसका आप आंसर का आंसर देंगे डी ऑप्शन ना इसका। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो पार्ट है उससे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर। तो मीडियन जो ट्रायंगल के होते हैं वो क्या होते हैं, तो मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, इसमें एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, और ये सारे ना क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, ये एक जगह से पास करते हैं।
इसका मीडियन 3 लाइनें, एक आप ए वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे मीडियन, एक बी से, एक सी से, तो ये तीनों लाइनें क्या होगी, एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो हम कहते हैं ये पॉइंट इस पॉइंट पे कॉन्करेंट है। तो इसका क्या, लेकिन एक्सप्लेनेशन 3 मीडियन ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड द सेंट्राइड। तो ये बी इसका ऑप्शन होगा, ये कॉन्करेंट होते हैं, और जहाँ पे ये लाइनें मिलती हैं उसको सेंट्राइड कहते हैं ट्राइंगल का, जहाँ पे मीडियन ट्राइंगल के मिलते हैं ना पॉइंट को सेंट्राइड कहते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन 7 में। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल बाय सेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड एंड राइट बाय सेक्टर आर पैरेलल आर परपेंडिकुलर कोइंसाइड आर कोलिनियर। तो जब भी आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, तो चाहे आप एंगल बाय सेक्टर बनाए ड्रॉ करें, चाहे आप मीडियन ड्रॉ करें, चाहे आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, चाहे आप इसमें राइट बाय सेक्टर ड्रॉ करेंगे, सारे ना आपको सेम ही एक ही तरह होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ना ओवरलैप करेंगे। जैसे ये ट्राइंगल है, इसके 3 साइड इक्वल है, 3 एंगल इक्वल है, तो एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाय सेक्टर और परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ये सारे इसके सेम होंगे। जैसे आप ए ई देखें तो ये एंगल बाय सेक्टर भी है, ये मीडियन भी है, ये राइट बाय सेक्टर भी है, और ये एल्टीट्यूड भी है। तो ये सारे ना एक ही जैसे होते हैं, फिर तो एक दूसरे के ऊपर ये लाइनें आ जाती है, तो एक ही लाइन ना आपके पास ड्रॉ होती है। तो ये सारे ना सेम होते हैं जब भी आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल ना आपके पास बराबर होते हैं। तो इसमें ये तीनों चीजें आप देखेंगे कि ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगी, या आप कहेंगे ये कोइंसाइड करेंगी। तो कोइंसाइड इसका ना आंसर होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ये सारी चीजें ना बराबर हो जाएंगी। तो ये आप एक ही ड्रा करेंगे तो बाकी भी उसी शक्ल में आपके पास ना आ जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन में भी आप इसको देख सकते हैं, नीचे लिखी हुई है। तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा इसके। तो स्टूडेंट आगे नेक्स्ट पार्ट पे इसको मूव करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसमें क्या क्वेश्चन है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आपसे कि राइट बाय सेक्टर एज एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल आर। ये राइट बाय सेक्टर जो है वो इक्वी एंगुलर का मतलब है उसके एंगल अगर बराबर हो। तो किसी ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल बराबर है तो उनकी तीनों साइड भी क्या होगी, वो बराबर होगी। यानी इक्वली एंगुलर ट्राइंगल जो होगी ना वो सेम होगी एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल ही समझेंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप राइट बाय सेक्टर ड्रा करेंगे, तो भी हमने डिस्कस किया था इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल बाय सेक्टर, एल्टीट्यूड और मीडियन और राइट बाय सेक्टर में कोई फर्क नहीं होता। तो राइट बाय सेक्टर ऑफ एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल और इट, वो एल्टीट्यूड भी होंगे, वो एंगल बाय सेक्टर भी होंगे, वो मीडियन भी होंगे, ये चारों सेम होंगे ना। तो डी ऑप्शन आप लिखेंगे ऑल ए बी सी, एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल इज सेम एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आप इसकी रीजन लिखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इस मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 9 पे ना मूव करते हैं। इसमें 3 लाइन्स मीट एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड। अगर 3 लाइनें एक पॉइंट से गुजर रही हो तो उनको क्या कहेंगे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि अगर 3 लाइनें एक ही पॉइंट से गुजर रही हो तो उन्हें कहते हैं कंकरेंट लाइन। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा कि व्हेन 3 और मोर लाइन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट दे आर कॉल्ड कंकरेंट। तो लीनियर मीन लाइंग ऑन द सेम लाइन। क्लियर का मतलब होता है एक लाइन पे अगर पॉइंट्स आ रहे हैं एंड
परपेंडिकुलर रेफर टू लाइन एट राइट एंगल। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका आप लिखेंगे कि ये तीनों लाइनें कंकरेंट होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो। इसमें बताना है कि मीडियन ऑफ ट्राइंगल जो है वो किस रेशियो में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो मीडियन ऑफ ट्राइंगल जो है वो 2:1 या 1:2 में, नामी हम कहते हैं 2:1 में जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। नीचे आप एक्सप्लेनेशन में देंगे सेंट्राइज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन डिवाइड ईच मीडियन इनटू, जहाँ पे वो पॉइंट आपस में लाइनें इंटरसेक्ट करती है ना, वो उसको 2:1 में डिवाइड करता है with the longer segment being from the vertex to centroid. So the ratio of the segment from the vertex to the centroid and from centroid to a midpoint is 2:1 or ratio of two parts is 1:2 depending on the order. तो इसमें ऑर्डर का डिपेंड करता है कि अगर आप बड़ा सेगमेंट ले रहे हैं तो ये 2:1 लेंगे पहले, अगर छोटा सेगमेंट पहले ले रहे हैं तो 1:2 होगी। तो मीडियन ऑफ ट्राइंगल जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर 1:2। यहाँ पे 2:1 नहीं था तो इसलिए 1:2। जैसे ये देखें ट्राइंगल ऐसे ये रेड वाले दो पार्ट आ रहे हैं और ये आपके पास ना दूसरा एक पार्ट ना इसमें आ रहा है। तो इसमें जो येलो पार्ट है ये आपके पास 2 पार्ट्स है, दूसरा जो पार्ट है वो आपके पास एक है। तो इसलिए ये मीडियन, ये जो बी ई ना ये मीडियन है, तो ये इसको 2:1 में देखें डिवाइड कर रहा है। जैसे हम 1:2 भी कह सकते हैं। इसी तरह बाकी साइड में भी देखें 2x है हर मीडियन, जैसे ए डी मीडियन है तो इसके साइड पे 2x है, इधर 1x है। इसी तरह अगर बी से एफ पे मीडियन देखें तो इसके भी एक साइड पे 2x है और एक तरफ 1x है। तो ये 2:1 होती है इसमें। तो इसलिए आप 2:1 या 1:2, तो यहाँ की जो 2:1 नहीं है 1:2 है, तो इसलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा इसमें। तो इसका आंसर आप देखेंगे 1:2 होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 है प्रैक्टिकल, जो आपके पास ना ये तो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का भी आपने चैप्टर किया था। अब स्टैटिस्टिक्स वाला जो चैप्टर है वो हम करेंगे, जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है उसके एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 10 to 15। तो क्लास मार्क क्या होते हैं, मिड पॉइंट होते हैं। तो मिड पॉइंट आप कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे 10 और 15, अपर और लोअर लिमिट्स को 2 से डिवाइड करते हैं। 25/2 या डिवाइड करेंगे 12.5 आ जाएगा। तो क्लास इंटरवल या क्लास मार्क जो है ना, क्लास इंटरवल से कैसे बनाते हैं, दोनों वैल्यू को ऐड करके क्लास अपर और लोअर क्लास लिमिट्स को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ना इसकी क्लास मार्क 12.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल 4 to 7। 4 to 7 क्लास का आपने इंटरवल फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल फाइंड करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप 4 से 7 तक देखेंगे कितने पॉइंट है। तो 4 से 7 तक अगर आप इसके पॉइंट देखें तो कहेंगे 4, 5, 6 और 7। तो इनको काउंट करें तो ये कितने पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 पॉइंट होंगे। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन है ना, ए = 4 आ जाएगा। तो ये साइज या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल इसको कहते हैं। और ये डिफरेंस होता है बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट्स, इससे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना वैसे इससे डिफरेंस लेके भी करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो आपके पास डेटा कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। तो यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन नहीं था, इसका आंसर फिर 4 ही होगा आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ये एडजेसेंट रेक्टेंगल का चार्ट जो है ना वो कौन सा होता है। तो स्टूडेंट ये आप ना क्वेश्चन बुक से भी देख सकते हो इसकी डायग्राम में। तो एडजेसेंट रेक्टेंगल जो है ना वो हिस्टोग्राम जो है ना वो शो करता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होती है उसमें आप वो डॉट्स होते हैं उनको स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। बार ग्राफ में जो होता है वो बीच में ना आपके गैप होता है। और ये जो अजाइव है, अजाइव जो होता है ना इसमें भी पॉइंट्स को मिलाते हैं, लेकिन ये कर्व टाइप का होता है। तो बार जो है
एडजेसेंट वो किसमें होती है, हिस्टोग्राम में। तो हिस्टोग्राम या सी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आपके पास में ऑप्शन होगा। हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डेटा। बार ग्राफ जो होता है उसके गैप्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज पॉइंट्स कनेक्टेड बाय लाइन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम इस तरह से ना, ये देखिए पॉइंट्स लाइन को ना तो वो कनेक्ट करते हैं, पॉइंट्स लगाते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन से उसको कनेक्ट करते हैं। और अजाइल मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से बनता है और वो भी एक कर्व टाइप का होता है, इसमें रेक्टेंगल्स नहीं होती। तो सी आपका ऑप्शन होगा हिस्टोग्राम। फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से ना सेंट्रल टेंडेंसी आपको कौन सी वैल्यू देगी, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज या अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जो आपको ना एवरेज देता है। जैसे क्रिकेट की गेम में आपने देखा होगा कि प्लेयर की ना एवरेज देखी जाती है, जिसकी एवरेज अच्छी हो वो कहते हैं अच्छा प्लेयर है बैटिंग में, और जिसकी बैटिंग में एवरेज लो उसको अच्छा प्लेयर नहीं माना जाता। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, अब बैट्समैन जो होता है बाद में 0 बनाता है, बाद में 100 या 70 रन बनाता है, और बाद में 50 या 50 से यानी डिफरेंट स्कोर करता है ना। तो सारे स्कोर और जितने मैच खेले उनको डिवाइड करके उसकी अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो वो एक सेंट्रल टेंडेंसी बताता है कि उसकी एवरेज का उससे अंदाजा लगाते हैं। तो जितना भी डेटा होता है ना वो एक वैल्यू के गिर्द में घूम रहा होता है, तो उसे कहते हैं इसकी सेंट्रल टेंडेंसी है कि किस नंबर के गिर्द में इसका रिजल्ट घूम रहा है। तो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज जो होती है ये डिस्पर्शन बताते हैं कि डेटा में कितना फैलाव है, कि डेटा कितना डिस्पर्स है। मतलब अगर किसी क्लास में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नंबर भी ले रहे हैं, बहुत थोड़े भी नंबर उसमें आ रहे हैं, तो वो डेटा डिस्पर्शन होगी उसमें। लेकिन अगर वो स्टूडेंट एक दूसरे के करीब के नंबर ले रहे हैं 40 या 50 की रेंज में ज़्यादा, तो वो फिर उसमें डिस्पर्शन आपकी कम आएगी। तो डिस्पर्शन फैलाव को ज़ाहिर करता है, सेंट्रल टेंडेंसी बताती है जिसके जो ना वो वैल्यू गेन भी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि मीन, मीडियन, मार्ज जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं। इसमें सिर्फ मीन दिया हुआ है तो इसलिए इसका आप लिखेंगे डी ऑप्शन। बाकी ये 3 ऑप्शन जो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज जो है ये आपको डिस्पर्शन देते हैं। तो जब डिस्पर्शन का पूछेंगे तो फिर आप इसको टेक करेंगे। ज़्यादा जो इसकी डिटेल है वो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज के बारे में। तो सेंट्रल टेंडेंसी आपको देंगे मीन, मीडियन, मॉड। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन का कौन सा फार्मूला होता है। 2 तरह के डेटा होते हैं, एक अनग्रुप, एक ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में आपके पास वो क्लासेस नहीं बनी होती और उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, तो उसके लिए ए वाला ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे आपका ग्रुप डेटा है तो आपका सी ऑप्शन होगा, सलेशन एफ एक्स सलेशन एफ। तो सी ऑप्शन जो है ना वो आप इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, कि ग्रुप डेटा के लिए मीन का फार्मूला सलेशन एफ एक्स सलेशन एफ के बराबर होता है। तो सी इज योर राइट आंसर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा फॉर ग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा अगर होता है तो फिर आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन एफ ओवर एन। इस केस में आपका सी जो है वो राइट आंसर आपके पास होगा। नेक्स्ट पार्ट इसमें मूव करते हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 25 वैल्यूज 10 देन व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज। कि अगर 25 10 वैल्यू का जो मीन है ना 25, मीन आपको इसमें गिवन है 25 है और कितनी वैल्यू का 10 वैल्यू का, तो आपने सम बताना है इसका, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये नीचे ना आपके पास फार्मूला एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, मीन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। अब मीन आपको गिवन है 25 और नंबर ऑफ वैल्यू एन जो है वो 10 है। तो इस फार्मूले में इसमें यहाँ से ना सम ऑफ वैल्यू निकालने तो नंबर ऑफ वैल्यू मीन से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ वैल्यू एन से अगर शो करें तो एन 10 है और मीन आपको 25 दिया है। तो 25 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें 250। तो इसका मतलब है इसमें जो वैल्यूज का सम होगा वो 250 के बराबर होगा। तो ये नीचे वाला फार्मूला मीन का आपने याद रखना है।
कि पिछले क्वेश्चन में भी ना हमने अनग्रुप डेटा का पढ़ा था ना कि सिग्मा एफ ओवर एन, तो वो सिग्मा एफ जो होता है वो सिग्मा का मतलब होता है वो सम ऑफ वैल्यूज में 0 होते हैं। तो सिंपली आपने मीन को एन से मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डेटा। ये भी आपके पास ना एक अनग्रुप डेटा है, तो इसको पहले ना आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले और सबसे बड़ी वैल्यू सबसे एंड में। तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा 0 1 2 3। अब ये 5 वैल्यू है ना, 2 इधर से ड्रॉप कर दें 3 4 और 2 इधर से 0 1, तो 2 बीच में आपके ना मिड में आ जाएगी। तो ये आपकी ना मीन वैल्यू आ जाएगी या मीडियन आ जाएगा आपके पास। 2 जो है ना आपके पास ये आपका मीडियन आ जाएगा। तो दूसरा तरीका होता है फार्मूला आपका था n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ n क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यू। तो 5 वैल्यू है ना, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो n जब आप इसमें 5 पुट करेंगे तो इसमें 6/2 या 3 आ जाएगा, यानी थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू इधर से अगर आप देखें 0 1 और 2 जो है ना तीसरे नंबर पे आ रही है, तो ये थर्ड वैल्यू आपकी 2 आ रही है। तो ये आपके पास कोई 2 जो है वो मीडियन आ जाएगा अगर आप फार्मूले से इसको देखते हैं। लेकिन इसमें बस ये याद रखना है कि आपने पहले डेटा जो है ना उसको अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसके बाद आपने इसमें से मीडियन देखना है। तो इवन के केस में 2 मीडियन होते हैं, ऑड नंबर हो तो 1 मीडियन आपके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि which layer of central tendency can have more than one value। which layer of central tendency, कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू होती है। अभी मैंने आपको बताया सेंट्रल टेंडेंसी आपको 3 वैल्यू देती है, मीन मीडियन मॉड जो है ना वो आपको सेंट्रल टेंडेंसी देते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी की ना एक से ज्यादा वैल्यू होती है, तो वो मॉड होता है। मॉड में आपको पता है एक से ज्यादा मॉड ना आ सकते हैं। तो mod is the value that appears most frequently। A data set can have one mod, एक mod होगा तो उसे यूनी मॉडल कहते हैं, 2 mod होंगे तो उसे बाई मॉडल कहते हैं, और 2 से ज्यादा mod होंगे तो मल्टी मॉडल। यानी सेंट्रल टेंडेंसी मॉड जो है ना उसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए इसका आंसर आप लिखेंगे कि मॉड या सी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम इन मोहम्मद इज, एक लेटर है एम, इससे आपके पास में वर्ल्ड में आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है कि एम आने के कितने चांसेस है। तो एम इस वर्ल्ड में आप देखें शुरू में और दरमियान में भी 2 दफा आ रहा है, तो 3 दफा टोटल एम आ रहा है, और टोटल इसके लेटर मोहम्मद वर्ल्ड के काउंट करें तो वो आपके पास 8 आ रहे हैं। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी 3/8। फेवरेबल आउटकम एम है वो 3 दफा आ रहा है, और टोटल इसकी सैंपल स्पेस में कितने लेटर आएंगे 8, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन ए फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब आपके पास जो 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें एस या एक कार्ड जो है उसके आने के कितने चांसेस है। तो अब 52 प्लेइंग कार्ड जो होते हैं उसमें एक कार्ड या एक कार्ड जो होता है जिसको उर्दू में यक्का भी कहते हैं वो 4 होते हैं ना, तो 52 में से 4 वो आ सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या है आपका कि एस कार्ड आ जाए, तो 4/52 इसकी सैंपल स्पेस 52 है, और फेवरेबल जो है वो आपका ए कार्ड है वो 4 है। तो 4/52, 4 से 52 को कैंसिल करें तो 1/13 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में अ नॉर्मल फेयर डाई रोल 600 टाइम, एक डाई जो है उसको 600 टाइम रोल किया गया। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 5, तो उसमें कितनी दफा ना 5 आने के चांसेस है। यानी एक डाई आप रोल करते हैं ना, ये लूडो जो आप खेलते हैं इसकी जो जीती होती है उसको रोल करते हैं आप, जो भी इसको आप नाम देते हैं ना, छक्का कहते हैं जो भी,
तो उसमें या 1 डॉट आता है या 3 डॉट या 3 या 4 या मैक्सिमम 6 डॉट आते हैं। तो उसमें 5 डॉट जो है वो 600 दफा अगर उसको रोल करें तो उसके कितने चांसेस होंगे। तो पहले आपने सिंगल केस में देखना है कि एक दफा अगर डाई रोल करें तो 5 आने के कितने चांस है। तो अब इसके टोटल आउटकम 6 आते हैं और उसमें से 5 आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 5 है, वो एक दफा आ सकता है। तो एक दफा रोल करने पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6। तो probability of rolling of 5 on a fair die 1/6। तो एक्सपेक्टेड नंबर फिर आपने फाइंड करना है 600 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ ट्रायल यानी कितनी दफा वो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं ना, 600 दफा कर रहे हैं। तो 1/6 को 600 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 600 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 100 आ जाएगा इसमें। तो इसलिए आप इसका आंसर जो है वो 100 आपके पास आ जाएगा। 600 को 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये इसका मतलब है 600 दफा आप अगर डाई को रोल करेंगे तो उसमें 5 आने के चांसेस कितने होंगे, कितनी दफा 5 आ सकते हैं 100 टाइम। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको आप लिखेंगे कि 100 टाइम आपके पास ना इसका ये चांस ना आपके पास बनेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के स्टूडेंट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या फेयर कॉइन इज टॉस 500 टाइम, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल इज। अब एक कॉइन को ना 500 दफा टॉस किया गया है तो कितनी दफा टेल आएगा। तो वैसे देखो कॉइन जो है उसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है ना, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो फेयर कॉइन जो है ना, तो उसको टॉस आप फेयर कॉइन का मतलब ये है कि जब आप टॉस करें तो वो या हेड आए या टेल आए ना, उसमें से एक पॉसिबिलिटी ये ना हो जाए कि वो सीधा कहीं जाके खड़ा हो जाए, या फिर उसमें दोनों तरफ हेड या दोनों तरफ टेल आप लिख दें, फिर तो वो फेयर कॉइन टॉस नहीं होगा ना। तो यहाँ पे आपने फेयर कॉइन टॉस करेंगे तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, हेड की भी टेल की भी। तो अब टोटल 500 दफा आपने टॉस करना है तो 250 दफा आपके पास हेड आएगा, 250 दफा टेल आएगा। तो ये भी जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना कि एक दफा उसकी प्रोबेबिलिटी आपने पहले निकालनी है, वो 1/2 आ रही है आपके पास। इसको फिर आपने जितनी दफा आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है तो इसमें 500 टाइम किया है तो वो 250 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट मूव करते हैं कि इसमें इन अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल 4 लाइक ईच चूज the expected number of people in population of 1200 who like peach juice। तो अब 5 का अगर ग्रुप हो तो इसमें से 5 में से 4 जो है ना पीच जूस जो है वो लाइक करते हैं। तो अगर वो 1200 पीपल हो तो उसमें से कितने फिर पीच जूस ना जो है वो लाइक करेंगे। तो इसमें भी जैसे ऊपर 2 पार्ट किए, पहले आप एक केस लेंगे जिसमें से 5 में से ना 4 पीच जूस लाइक करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 आ जाएगी। तो फिर इसको ना आप जितनी पीपल्स के लिए आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 1200 के लिए, तो इसको 1200 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4/5 से ना 0.8 भी लिख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड नंबर आपके पास क्या होगा कि 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1200 तो वो 960। तो 960 पीपल जो है वो पीच जूस जो है वो लाइक करेंगे। तो इसमें आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने जो लोग हैं वो पीच जूस जो है वो उसको लाइक नहीं करते। तो आप 1200 में से 960 को माइनस कर देंगे तो इतने पीपल आ जाएंगे जो इसको लाइक नहीं करते। तो इस तरह का क्वेश्चन भी ना आपसे पूछा जा सकता है। तो लाइक वाली प्रोबेबिलिटी निकाल के उससे ना फिर आप टोटल में से माइनस करके अनलाइक वाली प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपने लाइक वाली प्रोबेबिलिटी करनी थी तो सी ऑप्शन 960 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इससे पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स शुड आनी टॉस अ फेयर कॉइन इफ ही एक्सपेक्ट टू गेट 100 टेल। अब इसमें अगर आनी को टेल जो है ना 100 टाइम चाहिए तो उसको कितनी दफा टास्क करना पड़ेगा कि उसके पास ना उसमें से फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो 100 टेल्स की आए।
अब प्रोबेबिलिटी, अब कॉइन को टास्क करते हैं तो टेल या हेड की आगे पता है 1/2 हो जाएगी। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक दफा टास्क करने पे 1/2। तो अब इसमें देखें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल आपको चाहिए 100 आनी चाहिए। तो 1/2 और n आपके पास होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, जो जितने आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो 100 आ जाए, तो ये 1/2 इंटू n इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो 2 से आप दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n आपके पास 200 हो जाएगा। या फिर सिंपल तरीका है कि आपके पास 100 टेल्स है और 100 ही आपको ऐड भी आपके आएंगे, तो 100 ना 200, तो 200 का आपके पास टोटल एक्सपेरिमेंट 200 दफा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो तभी आपका ना 100 टेल आएंगी और 100 ऐड आपके पास आएंगे। तो फॉर्मूला ये नीचे लिखा है, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी आप इसको बता सकते हैं अगर थोड़ा आप ले जाएंगे इसका कंसेप्ट हो। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा कि एक्सपेरिमेंट आप 200 टाइम जो है ना वो कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें से 100 टेल लेंगी, जो कि आप पोस्ट में पूछी थी पोस्ट में एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा आपने परफॉर्म करना है 200 टाइम। तो बी ऑप्शन जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में एन इवेंट विच कैन नेवर हैपन इज कॉल्ड, ऐसा इवेंट जो कभी भी हैपन ना करे उसको क्या कहते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी वैल्यू आपके पास में 0 और 1 के दरमियान होती है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो वो इवेंट जो होता है इम्पॉसिबल इवेंट होता है, उसके होने के कोई चांसेस नहीं होते। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो तो वो 100% श्योर होता है। जैसे आपके पास एक बॉक्स है, उसमें रेड कलर की बॉल पड़ी हुई है, तो आप उसमें से कहते हैं कि ब्लू बॉल आने के कितने चांस है। ब्लू कलर की बॉल तो उसमें आने के 0 चांस है, क्योंकि उसमें आपके पास में रेड कलर की बॉल पड़ी है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। इसी तरह अगर आप से पूछे ये बॉक्स में रेड कलर की बॉल है और उसमें से बॉक्स रेड कलर की निकालने के कितने चांस है, तो उसके 100% चांस होंगे। तो इस केस में फिर ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा, क्योंकि ये हैपन नहीं कर रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह सर्टेन इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जिसके 100% चांस होने के, उसको सर्टेन इवेंट कहते हैं। तो वैसे प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास में 0 और 1 के दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर और 0 से लेस नहीं हो सकती, ये आपने याद करना है, रखना है कि 0 और 1 के दरमियान होती है। 0 का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट होता है और 1 का मतलब ये होता है कि वो सर्टेन इवेंट होगा, उसमें होना ही होना है। उसके दरमियान अगर 1/2 प्रोबेबिलिटी है तो 50-50 चांसेस होते हैं। तो जितना नंबर 1 के करीब होगा तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, जितना 0 के करीब होगा उसके चांसेस कम होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कि 2 such event whose probability are 1/2 each are called, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 हो उसको क्या कहते हैं। तो 1/2 का मतलब है इवन चांस होता है, इसको कहते हैं इक्वली लाइकली। इस इवेंट को ना इक्वली लाइकली कहते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन बनेगा, इक्वली लाइकली। When two events have the same probability, they are said to be equally likely. तो जब भी दो इवेंट्स के इक्वल चांस होंगे तो उसको कहेंगे ये इक्वली लाइकली है। क्वेश्चन नंबर 17 में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज, सर्टेन इवेंट यानी सर्टेन है जिसमें होने के 100% चांस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सर्टेन इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और ऐसा इवेंट जिसका कोई चांस ना हो, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन टेक द वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में कौन सी वैल्यू इसमें से ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 1/2 या ऑल ऑफ दिस। ये देखिए प्रोबेबिलिटी 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 1/2 भी तीनों ही आ सकते हैं, तो इसलिए आप लिखेंगे ऑल ऑफ दीज।
probability of an event lies between 0 and 1. क्वेश्चन नंबर 19 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट टेक द वैल्यू। इनमें से ना कौन सी वैल्यू प्रोबेबिलिटी में नहीं आ सकती? तो 0 तो आ सकती है, 1 भी आ सकती है, लेकिन कभी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी और 0 से छोटी नहीं होती। तो सी यहाँ पे ना अब 2 आ गया, तो 2 प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं हो सकती। तो इसलिए आप इसका सी ऑप्शन लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी आपके पास 3 नहीं आ सकती, कि 1 से बड़ी होती ही नहीं है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ना। जो क्वेश्चन नंबर 20 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास ना 0 होती है, उसके क्योंकि आने होने के चांसेस नहीं होते, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है? 0 के इक्वल होती है। एंड इम्पॉसिबल इवेंट का नेवर अकर, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। तो ये आपका इसमें करेक्ट जो है वो ऑप्शन बन जाएगा इसमें। इस तरीके से ये 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।